నమస్తే తెలంగాణ నా పేరు రాజేష్ వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ మణిపూర్ ఘటనలపై చర్చకు బీఆర్ఎస్ సహా విపక్షాల పట్టు పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో వాయిదాల పర్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోయారు అందుకే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టామన్న ఎంపీ నామా వేములవాడ నియోజకవర్గంలో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన చింతలతండాలో 42 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ప్రారంభం శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్లోకి చేరిన యువత పార్టీ కండువాలు కప్పి ఆహ్వానించిన ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ వర్ధన్నపేటలో వరద బాధితులకు అండగా ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ జవహర్ నగర్ వాసులకు నిత్యావసరాలు అందజేత लोकसभा समावेशाన్ని లైవ్ లో చూద్దాం महोदय आपके अनुमति से आज की संसद कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री भगवत कराड़ जी। Honorable Speaker sir, with your permission on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 4 in revised list of business for today. आइटम नंबर 5 श्री शोभा जी। Shown as serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री निशित प्रमाणिक जी। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 8 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 डॉक्टर हिना गावित। Sir, I rise to present the 7th report Hindi and English version of the Committee on Empowerment of Women 2020-23 on the subject health facilities for tribal women as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. आइटम नंबर 10 श्री रमेश विधुड़ जी। अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध पेट्रोलियम नेचुरल गैस संबंधित प्रतिवेदन 21-22 आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11 श्री राधा मोहन सिंह जी। संख्या 11 में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें एवं 16वें प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री धर्मवीर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची से क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के समक्ष तथा यथा सूचीबद्ध शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी। परमिशन आई राइट टू मूव। एक मिनट। आइटम नंबर 13 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 311वीं, 316वीं, 319वीं और 321वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित व्यक्तिगत सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 श्री प्रहलाद जोशी जी। सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू मूव द फॉलोइंग that this House do agree with the 44th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th August 2023. प्रश्न ये कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 7/8/2023 को सभा के 44वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August 2023 agreed without any amendment to the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023
and the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. जिन माननीय सदस्यों को नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। आइटम नंबर 16, मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव, श्री गौरव गोगोई जी। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आया सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. हाउस को ऑर्डर में ले। सर श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। मैं बैठा हूं ना। माननीय सदस्य, कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा हूं। मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा हूं, इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा हूं, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शहर का गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर के। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग?
हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। आप कर्तव्य याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा, हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोले, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है।
हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलकर आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पति कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होती। पर ऐसे 1000 से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स
एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023. 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers. ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की ये समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बढ़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है।